हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। लेकिन 1.5 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या सीखना होगा। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इस चैप्टर को बनाने के पूर्व हमें किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो है वो लिख लेता हूँ एक्सरसाइज 1.5। और इसमें आपको क्या सीखना है, सबसे पहले थोड़ा परिमेय और अपरिमेय को याद कर लेना है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार जो है वो अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब ना तो दशमलव ख़त्म हो और ना ही वो रिपीट करे। दशमलव के बाद जो है वो संख्याएं आती रहे और अलग अलग संख्याएं आए, वो रिपीट ना करे। और इसके अलावा रूट के अंतर्गत में ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये सब संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन रूट के अंतर्गत में अगर हम 16 लिखेंगे तो इसका वर्गमूल 4 निकल जाएगा, तो ये जो है ये परिमेय संख्या है। तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलने वाली संख्याओं को भी वर्गमूल जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर एक नियम को आप जान लीजिए कि अपरिमेय संख्या के साथ किसी परिमेय संख्या को अगर हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या भाग करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी अपरिमेय ही होगा। आप इसको ऐसे याद करिए कि जो अपरिमेय से टकराएगा वो अपरिमेय ही बन जाएगा। यानी अपरिमेय संख्या के साथ किसी परिमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे या फिर गुना करेंगे या फिर भाग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वैसी स्थिति में वो अपरिमेय ही हो जाएगा। आपको ये चीज़ अगर याद हो तो फिर ये चैप्टर को बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में जो है वो ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन है और थोड़ा सा हारों का जो है वो परिमेयकरण है, जो मैं आपको उसी समय क्वेश्चन में बता दूंगा। तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.5 और ये जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए कि नीचे दी गई संख्या में कौन कौन सा परिमेय है और कौन कौन सा अपरिमेय है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला है अपरिमेय संख्या और इसके साथ यहाँ पर परिमेय को घटाया गया है, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय ही। मैंने कहा था कि जो अपरिमेय से टकराएगा वो अपरिमेय ही बन जाएगा, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे तो टकराया जरूर है, लेकिन यहाँ का सिचुएशन थोड़ा इसलिए अलग है क्योंकि ये इस प्रकार हो जाएगा और ये दोनों घट करके 0 हो जाएगा और फाइनली हमारे पास 3 बच जाएगा, तो इसीलिए ये परिमेय है। यानी ये वाला संख्या क्या होगा, ये परिमेय होगा, क्योंकि √23 दोनों घट करके 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों जो है वो खुद कट जाएगा और फाइनली हमारे पास एक परिमेय संख्या बचेगा। ये वाला आप देख सकते हैं कि ऊपर में परिमेय और नीचे में अपरिमेय, और दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, भागा का। बटा मतलब भागा। तो अगर कोई अपरिमेय संख्या से टकराएगा तो वो अपरिमेय ही हो जाएगा, मतलब ये जो है ये अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद आता है ये वाला संख्या। ये वाला संख्या के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ये हम लोग लगभग मान करके चलते हैं, ठीक ना। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई जो है उसको एक अपरिमेय संख्या माना गया है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। भले ही हम लोग जब बनाएंगे क्षेत्रमिति में तो पाई के जगह पर 22/7 ही लिखेंगे, वो ठीक है, ये लगभग मान है इसीलिए हम लोग 22/7 ले लेते हैं। ऐसे पाई को अगर पूछा जाए कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो आप उत्तर दीजिएगा कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के साथ 2 गुना है, तो जो संख्या बनेगा यानी ये वाला जो संख्या है ये भी अपरिमेय ही होगा। यानी 1 नंबर अपरिमेय, 2 नंबर परिमेय, 3 नंबर परिमेय, 4 नंबर अपरिमेय और 5वां नंबर भी अपरिमेय। और आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान लगभग 22/7 के मान के बराबर होता है। 22/7 इसका मान नहीं होता है। हम लोग क्षेत्रमिति में इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं 22/7, और हमेशा करेंगे भी, लेकिन इसको हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि पाई जो है वो परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो है सरल करने के लिए कहा गया, व्यंजक को सरल कीजिए। तो एक एक करके आप सभी व्यंजकों को सरल करना है आपको। सबसे पहले मैं इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर सरल करता हूँ।
बराबर देंगे और इसको गुना करेंगे, पहले इससे इसको और फिर इसी संख्या से इसको। तो जब इससे गुना करेंगे तो 3 गुना 2 3 दूना 6 और 3 गुना √2, तो 3 गुना √2 जब हो जाएगा तो ऐसे ही रह जाएगा ये 3 √2, ठीक है ना। उसके बाद √3 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √3, मतलब इसके साथ इसको गुना करेंगे और फिर इसके साथ इसको गुना करेंगे तो अपरिमेय वाला दोनों गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा √6। तो फाइनली अब इसमें देख सकते हैं कुछ अगर जुड़ने वाला हो तो यहाँ पर कुछ भी जुड़ने वाला नहीं है, यही हो जाएगा आंसर। सरल करें में जो आंसर हम लोग देंगे वो यही वाला दे देंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, इसको किस प्रकार से बनाएंगे। इसमें आप एक फॉर्मूला लागू कर सकते हैं, a + b × a - b। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, a + b और a - b। अगर ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा तो इसके बराबर में होता है a² - b²। तो यहाँ पर भी देखिए सेम उसी प्रकार से है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a² मतलब 3 का स्क्वायर और b के स्थान पर √3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 6। हो गया आंसर। इसके बाद इसको हम बनाते हैं, ये जो है इसको सीधा सीधी a + b का होल स्क्वायर करना है, a² + b², सॉरी यहाँ रूट है, a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab मतलब √5 गुना √2 यानी √10। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 और ये तो हो जाएगा इतना ही 2√10। और फिर जब इसको हम करेंगे तो आगे हो जाएगा ये 5 और 2 7 जोड़ 2√10, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर यहाँ किया, इसका आंसर यहाँ किया, अब इसका आंसर यहाँ कर देते हैं। इसका भी देखिए a - b a + b मतलब सेम यही वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a² - b² बराबर a - b और फाइनली हम इसे घटा करके लिख देंगे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। अब चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, और इसमें जो है ये कहा गया है कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c, उसका व्यास मान लीजिए d के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब आपने पढ़ा होगा कि वृत्त की परिधि बराबर, परिधि को c से दर्शाया जाता है, परिधि बराबर 2πr, और ये 2 और r दोनों अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा 2 गुना त्रिज्या बराबर व्यास। तो यहाँ से अगर हम इसको पाई का मान अगर हम रख लें, पाई का मान अगर हम रख लें तो हो जाएगा c/d, यानी कहने यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाई बराबर c/d होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि c/d का जो मान है वो हमेशा जो है, ये जरूरी नहीं कि c/d का मान जो है वो रेशनल है। इसमें से c और d का मान कुछ दोनों में से कुछ भी अपरिमेय हो सकता है। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, जब हम स्केल से c या d का मान मापते हैं तो यह एग्जैक्ट मान यानी वास्तविक मान नहीं देता है, निकटतम मान देता है। अर्थात c और d में से, c या d में से कोई अपरिमेय हो सकता है। अर्थात पाई अपरिमेय है, यानी पाई जो है ये अपरिमेय है, ये निश्चित है।
अब इसमें से हो सकता है कि सी और डी में से यही दोनों में से कोई एक अपरिमेय हो, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का माप लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक को मापा और हमने बोल दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने स्केल से माप लिया 5 सेंटीमीटर, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली स्केल में 5 जहाँ था यहाँ से यहाँ तक ही था? एकदम बिल्कुल हम छोटा सा स्केल लाएंगे, हम से भी कम, हम माइक्रो मीटर के द्वारा जो अगर हम इसको नापेंगे, इसकी साइज जो है वो हल्का फल्का आगे इधर उधर हो सकती है। यानी जब भी हम माप लिखते हैं तो वो हम लोग लगभग माप लेकर के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो मान लिया हमने 5 सेंटीमीटर, मान नहीं लिया, हमने स्केल से नापा, जो हमारी नज़रें जहाँ तक काम कर पाती है वहाँ तक के स्केल को हमने नापा और बोल दिया 5 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर से भी छोटा वाला स्केल हो, मिलीमीटर उससे भी छोटा स्केल हो, उससे भी छोटा स्केल हो, नैनोमीटर वाला अगर आपके पास स्केल हो, तो आप देखिएगा कि ये हो सकता है कि 5 पॉइंट कुछ आ जाए अगर उस स्केल से हम मापें। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो है ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है। सी और डी का हम लोग मान ऐसे ले लेते हैं जो कि वास्तविक मान नहीं है, एग्जैक्ट मान नहीं है, वो माप हो सकता है इधर उधर हो जाए, इसीलिए हम लोग इसका आंसर में यही लिखेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है एक रेखा खींचनी है जिसकी लंबाई 9.3 सेंटीमीटर या यूनिट्स होना चाहिए, जो भी रहे, 9.3 सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी, इतना हम इकाई लिख देते हैं, इतना इकाई आप खींचेंगे। और इसके बीचों बीच जो है वो आप जो है इसमें से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाएंगे और इसको आप 2 भागों में बांट लेंगे पूरे को। मतलब यहाँ से यहाँ तक है आपका 9.3 और यहाँ से यहाँ तक है 1 इकाई यहाँ से यहाँ तक है। और इस समूचे को आप जो है वो एक बिंदु लेंगे बीच में, यहाँ पर कोई सा भी हम O मान लेते हैं, और उसके बाद एक वृत्त खींच देंगे, अर्धवृत्त, वृत्त तो नहीं खिंचाएगा, अर्धवृत्त खींच देंगे, तो आपका अर्धवृत्त कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे कि लंब खींचेंगे, लंब मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री आप खींचेंगे। और उसके बाद जो है वो आपकी बार इसी को त्रिज्या मान करके, आप जैसे ही आप एक रेखा आर्क खींचेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर ये काट रहा है। तो यही जो दूरी हुआ इसको हम लोग बोलेंगे √3, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, इसको बोला जाएगा √9.3। तो आपको इसी चीज़ को दर्शाना है, केवल निरूपित आपको करने के लिए कहा गया है, इसमें कोई चरण वरण नहीं लिखने के लिए कहा गया है। तो इसीलिए आप जो है वो इसी प्रकार से इसको खींचेंगे। सबसे पहले एक जो है वो 9.3 सेंटीमीटर तक का यहाँ पर आप रेखा खींचिएगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिएगा और उसके बाद समुचे को, मतलब 9.3 और 1 यानी 10.3 का जो रेखा रहेगा इसको आप समद्विभाजित कीजिएगा, इसको व्यास मान करके आप एक अर्धवृत्त खींचिएगा और अर्धवृत्त खींचने के बाद यहाँ पर एक लंब खींचते हुए यहाँ मिला दीजिएगा और सेम इसी को त्रिज्या मान करके आप खींच दीजिए। ये जो बिंदु है यही वाला बिंदु यहाँ तक की दूरी हो गया √9.3। तो इस प्रकार से जो है आप इसको दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है हरों का परिमेयकरण करने के लिए, और ये है क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले 1/√7 जो है परिमेयकरण, मतलब नीचे में जो है वो परिमेय संख्या बना देना। तो अभी आप देख सकते हैं अपरिमेय संख्या है, तो नीचे में हमको परिमेय बनाना है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, √7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ऊपर में हो जाएगा √7 और नीचे में 2 7 में से 1 7 निकल जाएगा। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा इतना। तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। फिर अब की बार इसको अगर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो इतनी ही संख्या से हम ऊपर नीचे गुना करेंगे। यहाँ पर अगर माइनस है तो हम प्लस से ऊपर नीचे इसको गुना करेंगे, मतलब √+√6 और फिर यहाँ ऊपर में गुना कर देंगे सेम इसी चीज़ से √7 + √6। मतलब यहाँ माइनस अगर रहेगा तो प्लस से आपको ऊपर नीचे गुना कर देना, अगर यहाँ प्लस रहता तो माइनस से हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा आप देख सकते हैं
ये हो जाएगा ऊपर में √7 प्लस √6 और यहाँ नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर, मतलब 7 का √7 का स्क्वायर 7 और 6 का स्क्वायर 6, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 यानी कि √7 बटे √6 बटे 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये वाला जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1 बटे √5 प्लस √2 और फिर इसी संख्या के यहाँ प्लस है तो माइनस से हमको गुना करना होगा, √5 माइनस √2 और फिर √5 माइनस √2, इससे हमने ऊपर नीचे गुना कर दिया। ऊपर में बचेगा √5 माइनस √2 और नीचे में बच जाएगा 5 माइनस 2, तो ये बच जाएगा √5 माइनस √2 यानी कि, और नीचे में बच जाएगा 3। तो इस प्रकार से जो है आप इसे बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप इसको भी बना लीजिए। 1 बटे √7 माइनस 2, तो हम इसको गुना करेंगे इसी के प्लस साइन से, √7 प्लस 2 और यहाँ पर भी उसी चीज़ से गुना करेंगे √7 प्लस 2 और फिर इसको हम लिख देंगे ऊपर में √7 प्लस 2 और नीचे में 7 माइनस 2 दूनी 4, क्योंकि 2 के ऊपर इस रूट नहीं है तो 2 का स्क्वायर जब करेंगे 4 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बच जाएगा बटे 3। देख सकते हैं इसमें नीचे में परिमेय है, यहाँ भी नीचे में परिमेय संख्या, यहाँ भी नीचे में परिमेय संख्या, यहाँ भी नीचे में परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से आप हरों का परिमेयीकरण करके इसे बना सकते हैं। तो ये था टोटल जो 5 क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का वो। अब देखते हैं 1.6 को। 1.6 भी काफ़ी आसान है।